नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म उपलब्धि द टारगेट पर। तो आज हम लेकर आए हैं डेली हिंदी न्यूज एनालिसिस के 11 अक्टूबर 2025 का संस्करण, जिसमें सभी प्रमुख समाचार पत्रों के प्रमुख समाचार का जो संग्रहण है वो एक साथ आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये आपके सामान्य ज्ञान, इसके साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी इत्यादि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला न्यूज़ है ये एसआईआर से संबंधित है, और इसमें ये बताया गया है कि अभी हाल फिलहाल में जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसमें एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जा चुकी है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, अर्थात विशेष गहन पुनरीक्षण वोटर लिस्ट का। और अब आने वाले समय में जहां जहां विधानसभा चुनाव होने वाला है, जैसे अभी असम, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव मई 2026 से पहले पूर्ण कर लिया जाना है, तो वहां भी ये एसआईआर का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया जाएगा। तो ये जो अपडेट है ये भारत चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है, और इसको हम सभी लोग ध्यान में रखेंगे। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम, ये 5 राज्य है जहां पर एसआईआर शुरू किया जाएगा। अगला न्यूज़ है हमारा कि 2026 से लगभग तीसरी क्लास से ही एआई की जो पढ़ाई है वो शुरू की जाएगी। और फिलहाल अभी देश में लगभग 18,000 से ज़्यादा सीबीएसई स्कूल है जहां पर क्लास छठी से एआई को स्किल सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सोशल मीडिया अकाउंट्स को सस्पेंड या ब्लॉक करने के मामले में देश भर के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। और याचिकाकर्ताओं की ये जो मांग थी कि सोशल मीडिया द्वारा अकाउंट सस्पेंड या ब्लॉक करने के मामले में उचित प्रक्रिया, पारदर्शिता और संतुलन सुनिश्चित किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि व्हाट्सएप तक पहुंच मौलिक अधिकार कैसे है। और उन्होंने एक विकल्प भी दिया कि अगर व्हाट्सएप के जो विकल्प, स्वदेशी विकल्प हमारे पास उपलब्ध है, तो आप सभी लोग स्वदेशी विकल्प की ओर जाएं। और इस तरह से ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहा है दोस्तों। इसके साथ ही अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अगला न्यूज़ है अब हमारा नोबेल प्राइज से। दोस्तों 2025 का जो शांति का नोबेल प्राइज है, ये ओस्लो से नोबेल कमेटी ने दक्षिण अमेरिका देश वेनेजुएला में विपक्ष के नेता और लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रही मारिया कोरिना मचाडो को यह पुरस्कार देने की घोषणा की है। और ये मारिया कोरिना मचाडो जो है दोस्तों, ये आयरन लेडी है वेनेजुएला की। और हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये लगभग 20 साल से तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष कर रही हैं, और ये 58 साल की हैं। और इन्होंने तानाशाह सरकारों के खिलाफ संघर्ष में सारे जनता को एकजुट किया था। वेनेजुएला में इन्हें मदर प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। और इन्होंने 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति सावेज को चोर कहते हुए संसद छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो इस प्रकार ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। जो शांति का नोबेल प्राइज है ये इन्हें प्राप्त होता है। और इनका जो पूरा नाम है दोस्तों, जैसा कि आपको हमने बताया कि इनका पूरा नाम मारिया कोरिना मचाडो है, तो हम सभी इसको ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण और न्यूज है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को भारत आए तालिबानी सरकार के प्रतिनिधि मंडल से एक वार्ता किया है। इसके तहत जयशंकर ने घोषणा किया कि भारत अफगानिस्तान का राजधानी काबुल में तकनीकी मिशन को दूतावास में बदलेगा। दोस्तों बताना चाहेंगे कि भारत ने अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद काबुल स्थित अपने दूतावास को बंद कर दिया था और अपने अधिकारियों को भी वापस बुला लिया था। लेकिन जून 2022 में भारत ने तकनीकी दल भेजकर उपस्थिति बहाल की थी, और इस प्रकार भारत ने एक वहां पर संभावना बरकरार रखा था। तो इस तरह से अब भारत और अफगानिस्तान के बीच का जो आपसी संबंध है उसमें सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है दोस्तों, क्योंकि चाबहार बंदरगाह पर जो भारत ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसके लिए भारत को ये जो डील है ये करना अनिवार्य हो गया था। इसके साथ अगला जो है हमारा दोस्तों, ये न्यूज क्रिप्टो संपत्तियां अर्थात क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। और इसमें ये बताया गया है कि जो उत्तर कोरिया के गवर्नमेंट सपोर्टेड हैकर्स हैं उनके द्वारा अब अपने तकनीकी को बदला जा रहा है कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसियों की चोरी की जाए। और अब ये जो हैकर्स हैं ये पहले से कहीं अधिक स्मार्ट तरीके से क्रिप्टो संपत्तियों की चोरी कर रहे हैं। ये पहले एक्सचेंज के तकनीकी कमजोरियों को निशाना बनाते थे, लेकिन अब ज़्यादातर सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि धोखा या मनोवैज्ञानिक चाल से फंसाकर क्रिप्टो संपत्ति तक पहुंच अपना स्थापित करना। और इनका जो मेन मोटो है दोस्तों, इन क्रिप्टो संपत्तियों के चोरी करने का मेन मोटो ये है वहां पर मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम के लिए धन जुटाने के लिए। तो इस तरह से ये जो उत्तर कोरिया है ये क्रिप्टो करेंसी की चोरी भी करवा रहा है अपने हैकर्स के द्वारा। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है कि स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ने दुनिया की पहली 2 सोलर फाउंड्री शुरू किया है। इन फाउंड्री में लगभग 500 घुमावदार शीशे लगे हैं जो सूरज की दिशा में घूमते हैं और उसकी रोशनी को एक जगह संकेंद्रित करते हैं। इससे भट्टी का तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो अगर इसमें सफलता हमें मिल गई है और ये बड़े स्तर पर लागू होता है दोस्तों, तो बहुत हद तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो लोड है वो कमेगा और जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है उससे भी हम निजात पाने में सफल हो सकते हैं।
इसके साथ एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारे भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन हैं शुभांशु शुक्ला, इन्होंने अंतरिक्ष से जुड़े अपने अनुभव के बारे में कहा कि अंतरिक्ष में इंसानियत अहम होती है, न कि राष्ट्रीयता। अंतरिक्ष से धरती को देखने पर राष्ट्रीय सीमाएं महत्वहीन लगती है और पूरी की पूरी पृथ्वी ही घर जैसी महसूस होती है। दोस्तों, भारत में ऐसे भी हम सभी लोग वसुधैव कुटुंबकम ये देश से आते हैं और हमारा मानना है कि पूरा का पूरा पृथ्वी ही एक परिवार है। तो ऑलरेडी भारत ने पहले भी यह बता रखा है और अब शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में जाकर इस चीज़ को दर्शा भी दिया है कि अंतरिक्ष में जाने के बाद इंसानियत अहमियत रखती है, न कि राष्ट्रीय सीमाएं। तो इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों आज का कि जर्मनी में जो दीपावली है वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में मनाई जा रही है और इस दीपावली का नाम वहाँ पर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स 2025 रखा गया है। और इसमें दोस्तों 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक इस उत्सव को मनाया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं और लोग इस फेस्टिवल ऑफ जो लाइट्स है इसको एंजॉय कर रहे हैं और लोग इसी तरह से पर्व को मना भी रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि अब जो एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि देश में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और हाई स्पीड इंटरनेट, इसके दम पर एक बड़ी क्रांति की तैयारी चल रही है। अभी नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया गया है और इसमें जो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन, स्वास्थ्य और संचार के हर पहलू को बदलने के लिए तैयार है, इसका यहाँ पर शो किया गया है। और इसमें दोस्तों आने वाले लगभग समय में कुछ महीनों में 3-4 प्रमुख टेक्नोलॉजी है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने वाला है। तो इसको हम देखेंगे। पहला है कि दूर दराज के इलाकों, पहाड़ों या रेगिस्तान में नेटवर्क न मिलने की समस्या जल्द खत्म हो जाएगी दोस्तों। दूसरा है कि जो हमारा AI और हाई स्पीड इंटरनेट है, इसके द्वारा जियो और अपोलो हॉस्पिटल्स मिलकर अस्पताल के कमरों को स्मार्ट रूम में बदल रहे हैं। और तीसरा दोस्तों, घनी आबादी, भीड़ भरे बाजार या स्टेडियम में लगभग स्लो 5G इंटरनेट की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके साथ जो एक और हमारी अर्थव्यवस्था से एक न्यूज उभर के सामने आ रहा है कि क्रिसिल बैंक ऑफ बड़ौदा के विश्लेषकों ने अनुमान लगाया है कि महंगाई घटेगी अब, और इसके साथ ही लोन लगभग 0.25% और सस्ता होगा, क्योंकि अभी जो GST के दरों में कटौती की गई है तो इसका जो असर है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे पॉजिटिव वे में दिख रहा है। तो हम सभी इसको ध्यान में रखेंगे और फिर आगे देखते हैं दोस्तों अमेरिका की टैरिफ नीति जो रही है, इसको लेकर विश्व के कई सारे देश काफ़ी परेशान रहे हैं और इससे भारत भी अछूता नहीं रहा है और भारत में भी अब लोग स्वदेशी की तरफ अपना जो रुझान है वो दिखा रहे हैं। तो दोस्तों इसमें अमेरिका के टैरिफ नीति के बीच अब क्या हो रहा है कि जो भारत के काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं और राजनीतिक हैं, वे भी अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों के प्रोडक्ट छोड़कर स्वदेशी कंपनी जोहो के उत्पादों पर शिफ्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे कि जोहो जो है ये एक कंपनी है सॉफ्टवेयर की, जो इसकी शुरुआत श्रीधर बेम्बू ने लगभग 29 साल पहले किया था। और जोहो जो है ये वह सभी सुविधा अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवाती है जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा अपने यूजर्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके कुछ विकल्पों पर हम यहाँ ध्यान देंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो जीमेल उपलब्ध करवाया गया है, जीमेल आउटलुक, उसके जगह जोहो ने जोहो मेल उपलब्ध करवाया है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल ड्राइव, तो जोहो ने जोहो वर्क ड्राइव उपलब्ध करवाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने व्हाट्सएप, तो जोहो ने आरटाई उपलब्ध करवाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने जूम मीटिंग, तो जोहो ने जोहो मीटिंग उपलब्ध करवाया है। तो इसी के साथ दोस्तों आरटाई जो है हमारा, ये अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है और यूजर्स के लिए बहुत जल्द इसने घोषणा किया है कि वो पेमेंट सिस्टम भी लाने वाला है। दोस्तों बताना चाहेंगे कि आरटाई पर कुछ फीचर्स जो है वो व्हाट्सएप की तुलना में बहुत ही बेहतरीन है। और जो व्हाट्सएप है वो लगभग ग्रुप लोकेशन की जो फैसिलिटी है वो अपने यूजर्स को उपलब्ध नहीं करवाती है, लेकिन आरटाई जो है ये ग्रुप लोकेशन की जो सुविधा है वो अपने यूजर्स को उपलब्ध करवाती है। दूसरा है कि आरटाई जो है ये वहाँ पर जो लाइव लोकेशन या करंट लोकेशन दिया जाता है वो तब तक दिया जाता है आरटाई पर जब तक कि आप अपने किसी फ्रेंड्स को या फिर अपने किसी परिचित को जब वो लोकेशन भेजते हैं और वो जब तक आप तक नहीं पहुँच जाता है तब तक वह उपलब्ध रहता है। लेकिन व्हाट्सएप पर ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। व्हाट्सएप पे 1 घंटा, 2 घंटा और मैक्सिमम 8 घंटे तक ही लाइव लोकेशन ऑन रह सकता है। तो इस प्रकार भारत के कुछ स्वदेशी विकल्प जो हैं वो विदेशी विकल्पों को टक्कर दे रहे हैं और भारत के लोग इसको काफ़ी सपोर्ट भी कर रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ जो अगला न्यूज़ है हमारा वो भी टेक्नोलॉजी से है कि भारत का जो 6th जनरेशन नेटवर्क है वो स्पीड और AI का फ्रेमवर्क होगा। इसमें बताया गया है कि भारत का जो 6th जनरेशन विजन है इसके तहत 2030 तक दुनिया के अग्रणी 6th जनरेशन राष्ट्रों में शामिल होने का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होने वाला है तो देखिए दोस्तों, 6th जनरेशन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो स्मार्ट हेल्थ केयर में, ऑटोनॉमस
व्हीकल्स में और स्मार्ट सिटीज़ में। तो यहाँ पर दोस्तों हर डिवाइस में इंटरनेट ऑफ थिंग्स जुड़ा होगा जो ऊर्जा और सुरक्षा दोनों को संभालेगा। दोस्तों IoT के बारे में बताना चाहेंगे कि ये एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होता है IoT, जिसमें इंटरनेट और मशीन दोनों मिलकर AI के सहारे अपने निर्णय को स्वतः ले पाते हैं और अपना संचालन स्वयं कर पाते हैं। आज के डेट में IoT का प्रयोग करके हम लोग शहरों में CCTV कैमरा से लेकर बहुत सारे तकनीकों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जिसमें जो हमारा भीड़ का जो मैनेजमेंट है वो, गार्बेज का जो मैनेजमेंट है वो, सिटी का जो मैनेजमेंट है वो, ये सब IoT की मदद से आसानी से किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगला जो हमारा न्यूज है वो भारत के सुदर्शन चक्र की तरह ही अब ताइवान का जो टी डोम है वो डेवलप किया जाएगा। दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो गोल्डन डोम है ये अमेरिका का सुरक्षा कवच है, इजराइल का सुरक्षा कवच आयरन डोम है, भारत का जो सुरक्षा कवच है वो हमारा सुदर्शन चक्र है। ये सारे के सारे जो सुरक्षा कवच हैं ये एयर डिफेंस सेफ्टी नेट के जरिए अपने देश के नागरिकों को की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करती है। तो इसी प्रकार ताइवान ने टी डोम अर्थात ताइवान डोम नामक सुरक्षा कवच को विकसित करने की घोषणा की है, क्योंकि ताइवान को हमेशा चीन से जो डर है वो बना रहता है कि चीन कभी भी ताइवान पर आक्रमण कर सकता है। तो अगले न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर साहब हैं वो 125 डेलीगेशंस के साथ भारत की यात्रा पर आए हुए थे और इन्होंने यहाँ पर कई सारे समझौते पर अपनी सहमति भी दी है। और इसी में एक महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है दोस्तों कि रोल्स रॉयस जो है ये एक कंपनी है जो नौसेना संग इलेक्ट्रिक युद्धपोत बनाने पर अपनी इच्छा जाहिर की है। और इसने, हम रोल्स रॉयस के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे दें कि ब्रिटेन का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इंडो पैसिफिक अभियान के तहत एयरक्राफ्ट कैरियर HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के नेतृत्व में मुंबई पहुंचा है और इसमें लगभग 109 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है जो एक छोटे शहर के लिए काफी पर्याप्त होता है। रोल्स रॉयस वर्तमान में 1400 से अधिक इंजन भारतीय वायुसेना, नौसेना और थल सेना की ऊर्जा जरूरतें को पूरी कर रही है। तो वर्तमान में भी ये भारतीय डिफेंस सिस्टम में अपनी सेवा दे रही है रोल्स रॉयस, और इन्होंने इच्छा जाहिर किया है कि अब ये भारतीय नौसेना के साथ इलेक्ट्रिक युद्धपोत बना सकते हैं, बनाने के लिए इच्छुक हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला इन्फॉर्मेशन जो है हमारा वो TCS को लेकर है। जो TCS है ये इसने अपना AI एक्सपीरियंस जोन लंदन में शुरू किया है, जहां पर लगभग 5000 नौकरियां पैदा की जाएंगी। लंदन में शुरू करने से पहले TCS ने न्यूयॉर्क के हॉल में एक अपना केंद्र खोला था TCS, तो यहाँ भी इन्होंने अपना एक हब खोला और वहाँ भी नौकरियों को उन्होंने पैदा किया। तो दोस्तों अब वो समय नहीं है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या फिर ब्रिटेन, अमेरिका है वो सिर्फ भारत में इन्वेस्ट करके यहाँ नौकरियां पैदा कर सकते हैं। अब भारत की कंपनियां भी यूरोपियन कंट्रीज में या फिर अमेरिका, ब्रिटेन वगैरह में नौकरियां पैदा करने की क्षमता रखती है, क्योंकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द अब भारत दुनिया की सबसे 30वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ने की ओर अग्रसर भी है। ऐसी घोषणा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर साहब ने भी अभी किया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट है। इसी के साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली NCR में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध व्यवहारिक नहीं हो पाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक जो कमेंट है वो आया है। तो इसमें BR गवई साहब के बेंच ने ऐसा कमेंट किया है क्योंकि उन्होंने जो वहाँ के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता केंद्र सरकार के, उनसे पूछा था कि 2018 के बाद जितनी बार पटाखों पर बैन लागू किया गया है तो क्या उससे प्रदूषण को कंट्रोल करने में आसानी हुई है। तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि नहीं, प्रदूषण पूरी तरह से तो कंट्रोल नहीं हो पाया है, लेकिन कोविड के समय इसमें थोड़ा सुधार हुआ था। तो इसी आधार पर जो BR गवई साहब का बेंच है उसमें उन्होंने ये कमेंट किया कि नहीं, पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध जो है वो व्यवहारिक नहीं हो सकता है, और जो हम लोग इस तरह से प्रतिबंध अक्सर लगाते हैं जिसका अनुपालन पब्लिक के द्वारा नहीं किया जा पाता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो पटाखों की ब्लैक मार्केटिंग होती है और कालाबाजारी के कारण जो पटाखों का रेट काफी बढ़ जाता है वो कंट्रोल होगा, और हम लोग दीपावली या छठ पूजा इत्यादि में जो आतिशबाजी करते हैं या अपनी खुशियों को जाहिर करने के लिए जो आतिशबाजी करते हैं उसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों हम अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं, जिसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आया है कि एपीटा जो है ये अब खाड़ी देश में भी मखाना के अलावा 3-4 प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने की तैयारी कर रहा है। तो बिहार से अब ड्रैगन फ्रूट, केला, ओल और बेबी कॉर्न भी खाड़ी देशों में निर्यात किया जाएगा, क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे कि जो वेगन लोग हैं खाड़ी देश में, खासकर जो वेजिटेरियन लोग हैं, तो वो लोग मांस के विकल्प के तौर पर ओल की मांग करते हैं। और अब इसे ये होने वाला है कि ड्रैगन फ्रूट, केला, ओल और बेबीकॉर्न के निर्यात से बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सकती है और किसानों को सीधे सीधे इसका फायदा पहुंच सकता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण अपडेट है दोस्तों। इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे।
तो अब हम देखते हैं कि आज का जो आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो सरकार के द्वारा कुछ रेवड़ियाँ बाँटी गई है, उस पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल लिखा गया है पवन के वर्मा, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और राजनयिक भी हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा एक नज़र डालेंगे। इन्होंने बताया कि 6 अक्टूबर को 3 चुनाव आयुक्तों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और यह घोषणा पहले ही कर दी गई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 बजे से होगी। इसके 1 घंटे पहले दोपहर 3 बजे बिहार के सत्तारूढ़ एनडीए ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 21 लाख महिलाओं के खाते में लगभग 2100 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। हर महिला को 10,000 रुपए दिए गए। इससे पहले उसी दिन मुख्यमंत्री ने पटना मेट्रो के एक हिस्से का उद्घाटन भी किया। तो दोस्तों, इन्होंने बताया है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का जो चलन है, इसको बिहार में एनडीए सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है, उसने भी इसको बिहार में लागू किया। लेकिन पास्ट में इससे पहले जो एनडीए सरकार है, उसमें प्रधानमंत्री स्वयं रेवड़ियां बांटने की जो प्रवृत्ति है, उसकी निंदा कर चुके हैं और उन्होंने खुद डबल इंजन की सरकार में ऐसा किया है। तो ये जो एक विरोधाभास आ रहा है, उसके ऊपर एक बहुत अच्छा कमेंट आया है इनका, और इन्होंने बताया है कि आचार संहिता इसलिए लागू किया जाता है ताकि यह सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, मतदाताओं को प्रभावित करने वाली योजनाओं और सत्ताधारी दल द्वारा धन वितरण को प्रतिबंधित कर सके। लेकिन ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, इसकी प्रवृत्ति पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा कमेंट दिया है। तो इसका जो ओवरऑल निष्कर्ष है दोस्तों, वो ये है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले मुफ्त की सौगात बांटना नैतिक रूप से निंदनीय है। इससे ऐसा लगता है जैसे कल्याण की धारणा को सरकार के दायित्व के स्थान पर चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन आज की डेट में क्या है दोस्तों कि जो वोटर्स हैं, वो भी सरकार के इन सियासी चालबाजी को समझ चुके हैं। वो पैसा ले तो लेते हैं, लेकिन वोट उसी को देते हैं जो उन्हें बेहतर लगता है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया कमेंट है आज के आर्टिकल में। और इसके साथ ही हम आगे की ओर देखते हैं जो अगला न्यूज़ है। तो ये है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर जो थिंक टैंक एम्बर है, उसकी छमाही रिपोर्ट आई है और उसमें उन्होंने बताया है कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने की दिशा में जो हमारा 2025 की पहली छमाही में वैश्विक स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी पहली बार कोयले से अधिक बिजली का उत्पादन किया है। तो दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये दोनों आपको भली भांति पता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होता है, ये पुनः क्रिएट किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी है। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे कि कोयले को जलाकर जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है या जो पेट्रोलियम की जो ऊर्जा है, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो हमारा जो पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को पार करके आगे बढ़ा है। तो इसी के साथ दोस्तों, डीएसएनए का जो ये सीरीज है, वो आज यहीं पर समाप्त होता है। और दोस्तों, आप सबसे आग्रह है कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें और अपना प्यार इसी तरह देते रहें। तो अब तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।